नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज के यूपी में हम आज आपको बताएंगे कोविड के इस नए दौर में क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का शादियों को लेकर नया प्रोटोकॉल और गाइडलाइन। कानपुर में लव जिहाद को लेकर बनी एसआईटी ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। दिल्ली और दूसरे राज्यों में कोरोना के नए लहर को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से निपटने की तैयारी एक बार फिर नए सिरे से शुरू हो गई है। गाजियाबाद और नोएडा में पहले से ही शादियों को लेकर के नए नियम लागू थे, जिसमें 100 लोगों से ज्यादा को किसी भी शादी को अटेंड करने की अनुमति नहीं थी और अब आज इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। सरकार ने शादी को लेकर एक नया गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी शादी में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शादी के स्पेस में तकरीबन 40% स्पेस खाली रखना होगा। अगर 100 लोगों की जरूरत है तो 50 लोग ही बुलाए जाएंगे। साथ साथ डीजे और बैंड पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राहत की बात, जिन घर में शादियां हैं वहां सिर्फ यही है कि बैंड बाजे और डीजे को अनुमति होगी, लेकिन मेहमानों की लिस्ट कम करनी पड़ेगी और 100 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए जा सकेंगे। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कई और कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में काफी वक्त तक रात्रि का कर्फ्यू था। आज कई जिलों के डीएम ने बाकायदा इस बारे में मीटिंग की है और जल्द ही एक नया गाइडलाइन आ सकता है, लेकिन किसी तरह के लॉकडाउन की आशंका फिलहाल नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले नए कानून का मसौदा लगभग तैयार है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर के आईजी को आज लव जिहाद पर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कुछ महीने पहले कानपुर में 14 मामले तथाकथित लव जिहाद के सामने आने के बाद आईजी कानपुर ने एक एसआईटी गठित की थी और उस एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें से 3 मामले यानी कि 14 में से 3 मामले लगभग लव जिहाद से मिलते जुलते मामले हैं और 3 मामलों में न सिर्फ नाम बदले गए, छद्म नाम से लड़की को फंसाने की, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश हुई, साथ साथ छद्म नाम या समुदाय का नाम बदलकर बाकायदा दस्तावेज तक लगाए गए। आज कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने आज तक से खास बातचीत में ये बताया कि 14 मामले में सिर्फ 3 मामलों में ही लड़कियों ने स्वेच्छा से शादी करने की बात कही है। बाकी 11 मामले बेहद ही गंभीर किस्म के निकले। ज्यादातर मामलों में पहचान छुपाकर, सोशल मीडिया से दोस्ती करके, महीनों और सालों तक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, दूसरे समुदाय का युवक बताकर प्रेम संबंध बनाए गए और प्रेम जाल में फंसाया गया। 14 मामलों में 11 मामलों में लड़कियां बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 3 मामलों में स्वेच्छा से शादी करने की बात सामने आई है। एक बात और, जब से एसआईटी बनी है उसके बाद से एक भी मामला कानपुर में इस तथाकथित लव जिहाद का नहीं आया, लेकिन एक बात और गंभीर रूप से सामने आई, उसमें ये कि इन 14 मामलों में 4 लड़के ऐसे मिले जिनका एक ग्रुप था, एक गिरोह था और जो जानबूझकर ऐसे मामलों में संलिप्त थे, यानी कि जानबूझकर लड़कियों को फंसाने की एक योजना दिखाई दी है और बाकायदा एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इसे शामिल किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या के दीपोत्सव के बाद अब वाराणसी की दीपावली। वाराणसी के प्रशासनिक सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी का 30 नवंबर को वाराणसी दौरा हो सकता है। इस दिन दीपावली है और प्रधानमंत्री खुद इस दिन गंगा के घाट के किनारे मौजूद रह सकते हैं। वाराणसी प्रशासन के मुताबिक फिलहाल मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन उनके बनारस आने की संभावना बढ़ गई है। बताया यह जा रहा है कि दीप दिवाली में शाम की आरती में
प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर सकते हैं। उसके पहले बाबा विश्वनाथ के बन रहे कॉरिडोर का भ्रमण कर सकते हैं, उसके कार्यों का जायजा ले सकते हैं और साथ साथ सारनाथ में वो जा सकते हैं जहां लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम हो सकता है। इसके अलावा NHAI के कई कार्यक्रम होंगे जिसमें प्रधानमंत्री जिसका शिलान्यास कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का इस दौर में वाराणसी का यह दौरा हो सकता है और इसकी तैयारियां व्यापक तरीके से चल रही हैं। यानी कि अयोध्या के भव्य दीपोत्सव के बाद अब वाराणसी की भव्य देव दिवाली देखने को मिल सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया गया। पिछले 12 तारीख को डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक लड़के ने मैसेज देकर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस मैसेज में गंदी और भद्दी बातों के साथ साथ बेहद ही आपत्तिजनक धमकी भरे शब्द लिखे गए थे और पुलिस उस लड़के की तलाश में जुटी थी। आज उस लड़के को हिरासत में लिया गया। वो लड़का नाबालिग है, इसलिए उस पर बाल अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई होगी। उस बच्चे के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया गया। उस बच्चे ने भी अपनी गलती कबूल कर ली है। उस पर IT एक्ट और विधिक धाराओं के तहत बाल न्यायालय में मामला चलेगा, लेकिन 12 तारीख को उसने डायल 100 के व्हाट्सएप नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे मैसेज भेजे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना का सूरत हाल। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2067 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 2060 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कुल 23 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और 23,776 लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। तो ये था कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।